एक राजनीतिक भूल और हुई है 1971 में, जब बांग्लादेश बना और पाकिस्तान का हमला हुआ। उस युद्ध में भी हमने पाकिस्तान को मुंह की खिलाई, उनको धूल चटाई, उनको पराजित किया। और उस युद्ध में तो आपको हैरानी होगी, 1971 के युद्ध में जब पाकिस्तान का हमला भारत पर हुआ और भारत ने इतना करारा जवाब दिया, 3 दिसंबर 1971 को युद्ध किया था पाकिस्तान ने शुरू, 16 दिसंबर 1971 तक पूरा पाकिस्तान पराजित हो चुका था और पाकिस्तान की सेना के 97,000 सैनिकों ने भारत की सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। वो पूरी सेना पाकिस्तान की लगभग आधी सेना थी, तो पाकिस्तान की आधी सेना भारत के कब्जे में आ गई और फिर पाकिस्तान अमेरिका के पास गया और फिर अमेरिका से उसने गुजारिश की कि भारत से बचाओ। फिर अमेरिका का दबाव भारत सरकार पे आया और उस दबाव में हमने पाकिस्तान के 97,000 सैनिकों को छोड़ दिया। अगर ये भूल हमने नहीं की होती तो पाकिस्तान का ये आतंकवाद जो इतना बढ़ा, ये आतंकवाद के कारण हमको जो इतना नुकसान उठाना पड़ा जम्मू कश्मीर और भारत के सभी इलाकों में, ये नुकसान कभी नहीं होता अगर 1971 में पाकिस्तानी सेना के 97,000 सैनिकों को हमेशा के लिए हमने खत्म कर दिया होता। वो हमारे कब्जे में थे, हम चाहते वो उनके साथ करते, लेकिन दुख है कि उन 97,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भारत की जेलों में रखा गया। 5 महीने तक उनको बिरयानी खिलाई गई, अच्छा अच्छा खाना खिलाया गया और उसके बाद उनको छोड़ दिया गया, बाइज्जत बरी किया गया। किसके लिए? एक शिमला समझौते के लिए। और शिमला समझौता वैसा ही कुछ था जैसे ताशकंद समझौता था। फिर हमने छोड़ा पाकिस्तान को पराजित करके और फिर पाकिस्तान ने वही किया हमारे साथ। तो पिछले आजादी के 63 वर्षों में और आखिरी कोशिश पाकिस्तान ने जो की थी वो आप सभी जानते हैं, कारगिल युद्ध के रूप में हमारी आंखों के सामने आई। वो कारगिल युद्ध भी पाकिस्तान के दुस्साहस का प्रतीक था। तो आजादी के पिछले 63 वर्षों में जो राजनीतिक भूलें हमसे हुई हैं वो कुछ ये हैं जो हमारे लिए बहुत भारी पड़ गई हैं और बहुत गंभीर हो गई। और पिछले 63 वर्षों में हमसे कुछ आर्थिक भूलें भी हुई हैं और वो आर्थिक भूलें जो हुई उनमें सबसे बड़ी भूल जो हुई वो 1966 में हुई, जब भारत के प्रधानमंत्री ने दुनिया के दबाव में आकर और खासकर अमेरिका के दबाव में आकर भारत के रुपए का अवमूल्यन किया। भारत का रुपया 1966 के पहले तक अमेरिका के डॉलर के लगभग बराबर था। आपको हैरानी होगी यह जानकर 28 अक्टूबर 1949 तक भारत का 1 रुपया अमेरिका का 1 डॉलर के बराबर था। 28 अक्टूबर 1949 तक भारत का 1 रुपया ब्रिटेन के 1 स्टर्लिंग पाउंड के बराबर था। और भारत का रुपया स्टर्लिंग पाउंड और डॉलर के बराबर था तो रुपए की ताकत थी और क्रय शक्ति उस समय बहुत थी। बाद में भारत सरकार ने अमेरिका के दबाव में आकर अपने रुपए का अवमूल्यन किया और 1966 में 3 जून को रुपए का एक साथ 57% अवमूल्यन कर दिया गया। 57% डिवेल्युएशन हो गया रुपए का। परिणाम क्या हुआ? डॉलर 57% महंगा हो गया, रुपया 57% सस्ता हो गया। और उसके बाद एक सिलसिला चला कि रुपए की कीमत गिरती ही गई, गिरती ही गई, गिरती ही गई, गिरती ही गई। और मुझे आपसे ये बात कहते हुए बहुत दुख है, तकलीफ है कि हमने जब रुपए की मूल्य का आकलन किया था, जब सबसे पहले भारत आजाद हुआ था, लगभग 1 रुपया 1 डॉलर, थोड़े दिन में 4 रुपया 1 डॉलर, फिर 7.5 रुपए 1 डॉलर, फिर 12 रुपए 1 डॉलर, फिर एक दिन अचानक से 21 रुपए 1 डॉलर, फिर एक दिन पता चला 32 रुपए 1 डॉलर, फिर 38 रुपए 1 डॉलर, फिर 42 रुपए, फिर 46 रुपए और अब 48 रुपए 1 डॉलर और एक दिन तो 50 रुपए डॉलर तक पहुंच चुका है। इतने रुपए की कीमत गिर चुकी है। माने आजादी के पिछले 63 वर्षों में हमारी अपनी गलती से, हमारी अपनी भूल से रुपए का कितना अवमूल्यन हुआ है। अगर 1 रुपया 1 डॉलर को ध्यान में रखें और अब 50 रुपए 1 डॉलर है तो रुपए का अवमूल्यन लगभग 50 गुना हो चुका है। और ये रुपए के अवमूल्यन के 50 गुने होने का मतलब रुपए की कीमत 5000% कम हो चुकी है। और ये कीमत कम होने का मतलब हमारे ऊपर विदेशों का कर्जा 50 गुना बढ़ चुका है।
अगर हमने 1947 में $1 का कर्ज लिया हो, अब 2010 में उसको वापस करना हो, तो जब हमने कर्ज लिया था तो ₹1 था, $1, अब कर्ज वापस देना है तो जो ₹1 का कर्ज था वो ₹50 में वापस होगा। तो कर्ज 50 गुना बढ़ा लिया, कर्ज का ब्याज 50 गुना बढ़ गया, और विदेशी कंपनियों को जो मुनाफा यहां से हो रहा है वो 50 गुना बढ़ गया, क्योंकि डॉलर 50 गुना ताकतवर हो गया। ये बहुत बड़ी आर्थिक भूल हमने की 1966 में, और इस भूल को लगातार होने दिया, और होते होते आज रुपया इतना कमजोर हो गया। दुनिया का कोई देश अपनी करेंसी की ताकत को कम नहीं होने देता, लेकिन भारत ने अपने रुपए की ताकत को इतना कम होने दिया। ये आर्थिक भूल हमसे बहुत बड़ी हुई। और इसी तरह की एक आर्थिक भूल पिछले 63 वर्षों में हमसे हुई। 1991 में जो कल मैं आपसे कह रहा था वो ये कि विदेशी कंपनियों के लिए सारे दरवाजे हमने खोल दिए। जिस विदेशी कंपनी को भारत से भगाया था 1942 में, जिस विदेशी कंपनी के लिए हमने नारा लगाया था भारत छोड़ो, आज उन विदेशी कंपनियों को हम दरवाजा खोल के वापस बुला रहे हैं और कह रहे हैं वापस आओ और भारत को लूट कर चले जाओ। तो जो कंपनी गई थी वो फिर वापस आ गई, और अकेली नहीं आई है, अब हजारों कंपनियां आई हैं। पहले एक कंपनी को भगाते रहे 250 साल तक, अब 5000 कंपनियां आ गई। उनके लिए उदारीकरण की नीति, वैश्वीकरण की नीति, और इन कंपनियों ने अंधाधुंध लूटना शुरू किया है इस देश को, और लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति ले जा रहे हैं। ये बात मैं पहले ही कह चुका हूं, यहां सिर्फ संकेत में कह रहा हूं। तो आजादी के पिछले 63 वर्षों में कई राजनीतिक भूलें हुई हैं और कई आर्थिक भूलें हमसे हुई हैं, और उनका दुष्परिणाम पूरा देश भुगत रहा है। आजादी के बाद में एक और भूल हुई है जो बड़ी राजनीतिक भूल है, जिसका संकेत परम पूजनीय स्वामी जी कर चुके हैं। आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को, तो हमने हमारा संविधान बनाना शुरू किया, और भारत का संविधान बनके तैयार हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसके लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया गया। उस संविधान सभा में 296 सदस्य थे, जिन्होंने 11 महीने और 18 दिन काम करके संविधान तैयार किया। लेकिन 11 महीने और 18 दिन में काम कुल 166 घंटे हुआ, और उसमें संविधान तैयार हो गया। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इतना बड़ा लिखित संविधान दुनिया के किसी देश के पास नहीं है जो भारत के पास है। 395 तो अनुच्छेद हैं, जिसको हम आर्टिकल्स कहते हैं, और इतना मोटा सा पूरा पुस्तक है, शास्त्र जैसा, आप कभी भी खरीद के देख सकते हैं। दुनिया के किसी देश में इतना बड़ा संविधान नहीं, हमने बनाया। तो बहुत बार मेरे मन में यह आता था कि मात्र 11 महीने 18 दिन के समय में इतना मोटा संविधान कैसे बना लिया हमने। इसको बनाने में तो ज्यादा समय लगना चाहिए। जब खोजना शुरू किया तो पता चला कि इस संविधान में हमने कुछ खास नहीं बनाया। अंग्रेजों ने एक कानून बनाकर हमारे देश में छोड़ा हुआ था, उसी को हमने भारत का संविधान बना लिया। अंग्रेजों का एक कानून था इस देश में 1935 में, उसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो कुछ लिखा था वही सब कुछ भारत के संविधान में है, कुछ बदला नहीं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अंग्रेजों ने बनाया था भारत पर राज्य करने के लिए, भारत को गुलाम बनाने के लिए और भारत पर साम्राज्य स्थापित करने के लिए। उसी को पूरा का पूरा संविधान के रूप में हमने स्वीकार कर लिया। तो संविधान सभा में जो बड़े बड़े नेता शामिल हुए थे ना, उनके बयान अगर आप पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। हमारे देश की संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने 1953 में ये कहा राज्यसभा में बोलते हुए कि अगर मुझे कोई अनुमति दे दे तो मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा जो इस संविधान को जला दूंगा। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप इस संविधान के निर्माता हैं और आप ही इसको जलाने की बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि इस संविधान से भारत के किसी नागरिक का भला नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि जल्दी जल्दी में बनाया गया ये संविधान है। और उन्होंने बहुत बेबसी से ये कहा था
कि मेरे पास कोई चारा नहीं था, इतने कम समय में संविधान बनाना था और अंग्रेजों की तरफ से हमको ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का ड्राफ्ट दिया गया था। आधार उसको बनाकर और दुनिया के दूसरे देशों के संविधानों में से कुछ चीजें निकालकर ये भारत का संविधान तैयार हो गया। ये भारत के लोगों द्वारा तैयार नहीं किया गया, एक तरह से अंग्रेजों के बनाए गए कानून पर आधारित है। तो परिणाम क्या हुआ, वो संविधान बनने के और लागू होने के पिछले 60 सालों में ही 94 से ज्यादा उसमें संशोधन हो गए। माने संविधान अब ओरिजिनल रहा कहां? 60 साल में 94 संशोधन, 60 इयर्स और 94 अमेंडमेंट्स। इसका माने हर साल में लगभग 1.5 से 2 संशोधन उसमें हुए। इसका माने इतने संशोधन किसी संविधान में तभी हो सकते हैं जब उसमें कोई बहुत बड़ी खराबी हो या कमी हो या कोई बड़ी बुराई हो, वरना इतने संशोधन होने का कोई कारण नहीं है। संविधान सभा में सच्चिदानंद सिन्हा थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरोजनी नायडू थी, राजकुमारी अमृत कौर थी, ऐसे भारत के बड़े बड़े दिग्गज नेता थे। इनके बयानों को अगर आप पढ़ेंगे तो हैरान हो जाएंगे। ये सबके सब ये कह रहे हैं अपने बयानों में कि भारत के शहीदों ने, क्रांतिवीरों ने जिस कल्पना से देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है, उस कल्पना को ये संविधान कहीं भी पूरा नहीं करता और शहीदों के सपने इस संविधान से पूरे नहीं हो पाएंगे, ये पक्का है। और उनके बयान आज हमारे सामने है। 63 सालों में हमें दिखाई दे रहा है कि यह संविधान ना देश का भला कर पा रहा है, ना समाज का भला कर पा रहा है। ये एक बड़ी भारी हमसे भूल हो गई। अच्छा होता हम छोटा संविधान बनाते, लेकिन मौलिक होता, अपना होता, अंग्रेजों के कानून की नकल नहीं होता। अंग्रेजों का कानून जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वो तो हमारी गुलामी के लिए था, उस पर आधारित हमारी आजादी का संविधान कैसे अच्छा हो सकता है। और एक और ऐसी ही भूल हमसे हो गई, वो ये कि अंग्रेज जब गए तो उन्होंने जितने कानून बनाए थे भारत पर राज्य करने के लिए, वो सारे कानून हमने जैसे के तैसे रख लिए, उसमें थोड़ा भी फेरबदल नहीं किया। अंग्रेजों ने 34,735 कानून बनाए थे भारत को गुलाम रखने के लिए। आजादी के बाद भी वही 34,735 कानून चल रहे हैं। कुछ और नए कानून हमने बनाए हैं, वो पुराने कानूनों को ही आगे बढ़ाने वाले हैं, उनसे कुछ अलग नहीं। अंग्रेजों का बनाया हुआ एक कानून है इंडियन पुलिस एक्ट, 1860 में बना, वही अभी तक चल रहा है। अंग्रेजों का एक कानून है आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, वो 1861 में बना, आज भी चल रहा है। अंग्रेजों का एक कानून है सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वो 1861 में बना, आज भी चल रहा है। अंग्रेजों का एक कानून है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, वो अंग्रेजों ने बनाया, आज भी चल रहा है। अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है लैंड एक्विजिशन एक्ट, वो उन्होंने बनाया, आज भी चल रहा है। अंग्रेजों का बना हुआ है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वो अंग्रेजों का है, आज भी चल रहा है। अंग्रेजों का बना हुआ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, वो अंग्रेजों ने बनाया, आज भी चल रहा है। ऐसे 34,735 कानून जो अंग्रेजों ने भारत को गुलाम रखने के लिए बनाए, वही आजादी के बाद चल रहे हैं। इसलिए कई बार हमको ऐसा लगता है कि आजादी तो आई नहीं है, ये तो अधूरी है, ये तो अंग्रेजों को हमने भगाया, लेकिन अंग्रेजियत को तो हम भगा नहीं पाए अभी तक। अंग्रेजों के बनाए गए कानून है तो अंग्रेजियत भी इस देश में है। और इसी तरह की एक भूल हमसे हुई, अंग्रेज आए थे तो उनकी भाषा आई अंग्रेजी, अंग्रेज चले गए तो अंग्रेजी को भगा देना चाहिए था, लेकिन अंग्रेज तो भाग गए, अंग्रेजी अभी भी इस देश में है और हम सबके लिए तकलीफ का कारण बनी हुई है। भारत में मात्र 1% लोग अंग्रेजी जानते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे तक सारा काम अंग्रेजी में होता है। सुप्रीम कोर्ट में बहस अंग्रेजी में होती है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अंग्रेजी में होती है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले अंग्रेजी में आते हैं। न वादी अंग्रेजी जानता है, न प्रतिवादी अंग्रेजी जानता है, वो अपने फैसले को समझ नहीं पाता, बहस क्या हो रही है उसको कुछ मालूम नहीं पड़ पाता, चुपचाप बेचारा खड़ा खड़ा देखता रहता है और कानून कहता है कि हम उसके लिए न्याय कर रहे हैं। सबसे बड़ा अन्याय तो ये है कि उसकी भाषा में उसके फैसले नहीं आ रहे हैं
और हाई कोर्ट में भी अक्सर बहस अंग्रेजी में होती है। भारत की बड़ी बड़ी केंद्रीय प्रशासनिक परीक्षाओं को पास करना हो तो अंग्रेजी आना बहुत जरूरी है। भारत की सेना में भर्ती होना हो तो अंग्रेजी आना बहुत जरूरी है। और माफ कीजिएगा, सिर्फ 1 करोड़ से कम लोग हैं जो अंग्रेजी जानते हैं इस देश में, तो उनके लिए तो भारत सब कुछ है। और जिन 114 करोड़ को अंग्रेजी नहीं आती, उनके लिए भारत तो बेगाना देश बना हुआ है, कोई दूसरा देश बना हुआ। ये भाषा भी अंग्रेजों की अभी तक हम नहीं भगा पाए, ये भी हमसे भूल हो गई। ऐसी कई भूलें हमने आजादी के 63 वर्षों में की। और आजादी के पहले जो भूल हमने की है, सबसे बड़ी भूल जिसका भुगतान आज तक ये देश कर रहा है, एक राजा था, जहांगीर उसका नाम था। उसने अंग्रेजों की एक कंपनी को व्यापार करने का लाइसेंस दे दिया, और मैं मानता हूं कि पिछले 500 साल की सबसे बड़ी भूल वही हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी को जहांगीर ने जब व्यापार करने का लाइसेंस दिया सन 1618 में, तो शायद जहांगीर को यह भी नहीं मालूम होगा कि यह कंपनी एक दिन भारत को गुलाम बना लेगी। उसने तो अंग्रेजों से व्यापार के लालच में लाइसेंस दे दिया, और वही लाइसेंस हमारे लिए इतना भारी पड़ गया, और इतना भारी पड़ गया कि सारा देश अंग्रेजों की गुलामी में लगभग 250 वर्षों के लिए चला गया। पहले कंपनी की गुलामी की हमने, फिर उसके बाद में अंग्रेजों की सरकार की गुलामी की हमने। 1618 से लेकर 1757 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी में हम रहे। 1757 के बाद अंग्रेज सरकार और कंपनी की मिलीजुली गुलामी में हम रहे, और 1860 के बाद तो सीधे अंग्रेजों की सरकार की गुलामी में हम आ गए। और इस गुलामी में सबसे बड़ा नुकसान हमारा यह हुआ कि आर्थिक रूप से हमारी बहुत लूट हुई, और अंग्रेजों ने इतना लूटा इस देश को, शायद दुनिया के किसी देश के इतिहास में उसकी मिसाल नहीं मिलेगी आपको। आप हैरान हो जाएंगे ये सुनकर कि अंग्रेजों ने कितना लूटा और कैसे लूटा। मैं पूरा विस्तार से तो नहीं बता सकता, लेकिन 2-3 आपको उदाहरण जरूर दे सकता हूं। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी यहां आते थे और लूट मार करते थे। सबसे बड़ा अधिकारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में होता था, उसको गवर्नर जनरल कहा जाता था। बाद में उसी को वॉयसराय कहना शुरू किया अंग्रेजों ने। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे पहला जो गवर्नर जनरल इस देश में आया, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। 1757 की ये कहानी है। वो बंगाल के राजा के पास आया था। बंगाल का उस समय राजा था, उसका नाम था सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला के पास रॉबर्ट क्लाइव पहुंचा था, और उसने ये कहा कि हमको बंगाल में व्यापार करने का लाइसेंस चाहिए। सिराजुद्दौला ने मना कर दिया कि हम आपको व्यापार करने का लाइसेंस नहीं दे सकते। क्यों? तो सिराजुद्दौला ने कहा कि अंग्रेजों का कुछ भरोसा नहीं है, ये जहां व्यापार करने के लिए घुसते हैं उसी राज्य पर कब्जा कर लेते हैं, इसलिए मैं मेरे राज्य में अंग्रेजों को नहीं आने दूंगा। उसने मना कर दिया। तो रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को चुनौती दी, और उसने ये कहा कि अगर आप मुझे व्यापार करने का लाइसेंस नहीं दे सकते तो मैं बंगाल पर हमला करूंगा और बंगाल राज्य को जीत लूंगा, और उसके बाद मैं यहां पर व्यापार करूंगा। तो सिराजुद्दौला ने कहा ठीक है, हमला करके देख लो, अगर तुम विजयी हो गए तो बंगाल तुम्हारा है, और मैं विजयी हुआ तो तुमको बंगाल से भगा दूंगा और जाना पड़ेगा। इस आधार पर रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में एक युद्ध हुआ, जिस युद्ध को आपने बचपन में इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा, प्लासी का युद्ध। प्लासी एक छोटा सा स्थान है कलकत्ता के नजदीक में, मैदान है एक, वहां पर युद्ध तय हुआ, और 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ, ऐसा हम इतिहास में पढ़ते हैं। लेकिन जब दस्तावेज देखना शुरू किया मैंने, तो पता चला कि 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में कोई युद्ध ही नहीं हुआ। क्या हुआ? अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को चुनौती दी थी युद्ध की, तो सिराजुद्दौला की सेना जब आई युद्ध के लिए, तो अंग्रेजों की सेना से वो बहुत बड़ी थी। ये जो रॉबर्ट क्लाइव था अंग्रेजों की सेना का सेनापति, इसके पास सिर्फ 350 सैनिक थे, और सिराजुद्दौला की जो सेना थी उसके पास 18,000 सैनिक थे। अब आप कल्पना करिए कि अंग्रेजों के 350 सैनिक और भारतीय सेना के 18,000 सैनिक, युद्ध में कौन जीतेगा?
तो आप कहेंगे भारत की सेना जीतेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या कि जब रॉबर्ट क्लाइव ने देखा कि मेरे सामने तो इतनी बड़ी सेना है और रॉबर्ट क्लाइव की सेना तो बहुत छोटी सी है, तो उसने युद्ध का पैतरा बदल दिया और उसने एक चालाकी की। और चालाकी क्या की कि अपना एक आदमी उसने सिराजुद्दौला की सेना में भेजा और उस आदमी को यह कहा कि तुम जाकर यह पता लगाओ कि सिराजुद्दौला की सेना में कौन व्यक्ति है जिसको रिश्वत देकर खरीदा जा सकता है, भ्रष्टाचार करके अपनी तरफ मिलाया जा सकता है। तो उसका दूत गया सिराजुद्दौला की सेना में पता करने। तो सिराजुद्दौला की सेना का सेनापति था मीर जाफर, वो पैसे का थोड़ा लालची था और कुर्सी का भी लालची था। तो मीर जाफर के पास जब ये गया सैनिक अंग्रेजों वाला, तो मीर जाफर को उसने एक प्रपोजल दिया, एक प्रस्ताव दिया कि मीर जाफर तुम अंग्रेजों से मिल जाओ तो हम तुमको बंगाल का राजा बना देंगे, तुम अभी तक सेनापति हो, हम तुमको राजा बना देंगे। मतलब सीधा सा ये है कि मीर जाफर को प्रपोजल दिया गया कि तुम डिफेंस मिनिस्टर हो, हम तुमको प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, तुम हमारे साथ मिल जाओ। तो मीर जाफर ने कहा मुझे क्या करना पड़ेगा? तो अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि तुमको एक ही काम करना है, युद्ध नहीं करना, हमारे ऊपर हमला नहीं करना। तो क्या करना? रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि तुम तुम्हारे सैनिकों को बोलो कि वो हमारे सामने आत्मसमर्पण कर दें, और हम आत्मसमर्पण जब करा लेंगे तुम्हारी सेना से तो तुम्हारी सेना और हमारी सेना मिल जाएगी, मिलकर मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला का मर्डर कर देंगे, हत्या कर देंगे, और सिराजुद्दौला मर जाएगा, फिर तुमको राजा बना देंगे। तो मीर जाफर तैयार हो गया, उसको लालच आ गया, और अंग्रेजों ने उसको यह भी कहा कि 1 कोटी स्वर्ण मुद्राएं भी देंगे। तो स्वर्ण मुद्राओं के लालच में और राजा बनने के लालच में वो पिघल गया, फिसल गया। उसने अंग्रेजों से एक संधि कर ली और उस संधि के आधार पर 18,000 सैनिकों के सेनापति मीर जाफर ने 350 अंग्रेजी सैनिकों के सामने सरेंडर कर दिया, और अंग्रेजों के 350 सैनिकों ने 18,000 सैनिकों के ऊपर जीत हासिल कर ली। अभी 18,000 सैनिक और अंग्रेजों के 350 सैनिक मिलकर एक हो गए और इन्होंने प्लान बना लिया कि सिराजुद्दौला को मार देना है। तो सिराजुद्दौला को मारने के लिए ये प्लासी के मैदान से चले घोड़े पर सवार होकर। तो रॉबर्ट क्लाइव आगे आगे था, 350 उसके सैनिक पीछे थे, और उसके पीछे 18,000 सैनिक थे, और उन्हीं में मीर जाफर भी था। तो ये सब घोड़े पर चढ़कर गए। कहां गए? मुर्शिदाबाद नाम के एक शहर तक गए, क्योंकि उस जमाने में राजधानी मुर्शिदाबाद थी बंगाल की, और राजा जो था वो मुर्शिदाबाद में रहता था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी डायरी में लिखा है कि मैं मेरे सैनिकों के साथ भारत के 18,000 सैनिकों को बंदी बनाकर चल रहा था, घोड़े पर मैं आगे आगे बैठा हुआ था, भारत के सैनिक मेरे पीछे पीछे चल रहे थे, और सड़क पर रास्ते के दोनों तरफ भारत के हजारों लोग हमारा जुलूस देख रहे थे। और रॉबर्ट क्लाइव ने एक बात लिखी है अपनी डायरी में कि जो भारत के लोग मेरा जुलूस देख रहे थे वो मेरे जुलूस पर तालियां बजा रहे थे, और जो भारत के सैनिकों को मैंने बंदी बनाया है वो आज्ञाकारी सैनिकों की तरह सिर झुकाकर चले जा रहे थे। फिर वो कहता है काश एक भी भारतवासी ने मुझे पत्थर उठा के मारा होता तो मैं उसी दिन मर गया होता और भारत का इतिहास उसी दिन बदल गया होता। लेकिन ये भारतवासी पत्थर नहीं मारते हैं, ये तालियां बजाते रहते हैं और अंग्रेजों का स्वागत करने के लिए सड़क के दोनों किनारे खड़े होते रहते। ये बहुत दर्दनाक वाक्य है। रॉबर्ट क्लाइव खुद लिख रहा है कि भारत के हजारों लोग सड़क के किनारे खड़े होकर ताली बजा रहे हैं और 18,000 सैनिक अंग्रेजों के सामने सिर झुका के चले जा रहे हैं। अगर किनारे खड़े नागरिकों ने और सैनिकों ने मिलकर रॉबर्ट क्लाइव को दबोच लिया होता या पत्थर मार दिए होते, एक एक पत्थर भी उठा के मार दिया होता, तो 18,000 पत्थर में तो रॉबर्ट क्लाइव का कचूमर निकल गया होता और ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य उसी दिन इस देश में समाप्त हो गया होता। लेकिन हम वो नहीं कर पाए।
और देश का इतिहास दूसरी दिशा में चला गया। रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर मुर्शिदाबाद पहुंचकर सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। सिराजुद्दौला की हत्या करने के बाद मीर जाफर का एक भतीजा था मीर कासिम, उसको राजा बना दिया थोड़े दिन के लिए। फिर मीर कासिम को हटा दिया, फिर मीर जाफर को राजा बना दिया और एक दिन रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को मरवा दिया और खुद वो बंगाल का राजा बनकर ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य स्थापित करके चला गया। इतिहास की ये बहुत बड़ी भूल है जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता। हमारे पुरखों की ये भूल जिसने हमको 250 साल गुलामी में डाल दिया, ये क्षमा करने योग्य नहीं है। जिंदगी में कुछ गलतियां होती हैं जिनको क्षमा किया जा सकता है, लेकिन कुछ भूलें होती हैं जिनको क्षमा नहीं किया जा सकता। अंग्रेजी में एक शब्द होता है हिमालयन ब्लंडर। हिमालय जैसी बड़ी भूल शायद ये वही थी जो हमसे हो गई और उसके चलते ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य स्थापित हो गया। और उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव 7 साल तक रहा बंगाल का गवर्नर जनरल बनके और उसने लूटा बंगाल को, लूटकर धन इकट्ठा किया, सोना चांदी हीरे जवाहरात। और जब भरपूर मात्रा में धन इकट्ठा हो गया तो वो लंदन चला गया। लंदन की पार्लियामेंट में उसको एक बार पूछा गया कि तुम भारत से क्या लूट कर लाए, तो उसने कहा कि सोने चांदी हीरे जवाहरात भारत से लेके आया, सोने के सिक्के चांदी के सिक्के हीरे जवाहरात लेके आया। तो उसको पूछा गया कितना लेके आए, तो रॉबर्ट क्लाइव ने जवाब दिया कि मैंने गिना तो नहीं है लेकिन अंदाज बता सकता हूं। और वो अंदाज क्या है, तो वो कहने लगा कि भारत से सोने के सिक्के चांदी के सिक्के हीरे जवाहरात लाने के लिए मुझे पानी के 900 जहाज किराए पर लेने पड़े, इतना धन और संपत्ति में भारत से लेके आया। फिर उसको पूछा गया कि ये जहाज कितना बड़ा, तो वो कहता है कि एक जहाज में कम से कम 60 से 70 मीट्रिक टन सोने के सिक्के आ सके, इतना बड़ा। तो 60 से 70 मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं, तो 60 से 70 हजार किलोग्राम सोना आए, इतना बड़ा एक जहाज। और ऐसे 900 जहाज भर के वो यहां से ले गया। तो आप कल्पना करिए कितना लूटा भारत को। और ये रॉबर्ट क्लाइव अकेला लुटेरा नहीं था भारत को लूटने वाला। रॉबर्ट क्लाइव आया, लूट कर चला गया। उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स आया, वो लूट कर चला गया। फिर उसके बाद हमारे देश में 84 अंग्रेजों के गवर्नर जनरल आए। रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, केनिंग, कर्जन, लिलिथगो और विलियम वेंटिंग, डलहौजी, और अंतिम गवर्नर जनरल जो उनका, जिसको हम माउंटबेटन कहते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव से लेकर माउंटबेटन तक 84 गवर्नर जनरल आए और सबने लूटा है इस भारत को, किसी ने छोड़ा नहीं है। अंतर इतना है कि रॉबर्ट क्लाइव ने कुछ ज्यादा लूटा, दूसरे उतना नहीं लूट पाए, लेकिन लूटते ही रहे हैं और ये लूट का धन इंग्लैंड ले जाते रहे हैं। हम लोगों ने ये 84 गवर्नर जनरलों द्वारा लूटा गया भारत से जो धन है उसका एक अनुमान लगाया है। पूरा पक्का तो पता नहीं चल पाता, लेकिन एक अनुमान है, और वो अनुमान है कि करीब 300 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति इन अंग्रेजों ने लूटी है भारत देश से। 300 लाख करोड़, इतना बड़ा धन और संपत्ति यहां से लूटा। एक छोटी सी भूल हुई जहांगीर से, उसने अंग्रेजी कंपनी को व्यापार करने का लाइसेंस दिया। दूसरी भूल हमसे हुई कि रॉबर्ट क्लाइव जैसे अंग्रेज को हमने पत्थरों से मार नहीं डाला, बल्कि उसके जुलूस का तालियां बजाकर स्वागत किया। और ये दो भूलें इतनी भारी पड़ गई पूरे देश को कि अंग्रेजों का साम्राज्य 250 वर्षों तक चल पड़ा। आपके मन में और एक प्रश्न आएगा कि क्या इसके अलावा और भी कुछ भूलें हुई हमसे? हाँ हुई। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का लाइसेंस मिल गया और जहांगीर नाम के राजा ने वो लाइसेंस दे दिया, तो जहांगीर थोड़े दिन के बाद मर गया और जहांगीर के स्थान पर फिर एक दूसरा मुगल बादशाह आ गया और उसका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब ने जब सत्ता संभाली इस देश में, तो अंग्रेजों के साथ उसका जबरदस्त युद्ध हुआ और सन 1688 में औरंगजेब ने पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को पराजित कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से हार गई
और औरंगजेब की शरणागति उन्होंने स्वीकार की और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकांश सैनिकों को औरंगजेब ने मार डाला युद्ध में। औरंगजेब के बारे में आप सभी जानते हैं, थोड़ा क्रूर था, निष्ठुर था, लेकिन बहुत बहादुर भी था। मारा उसने अंग्रेजों को और गाजर मूली की तरह से काट दिया 1688 में। अंग्रेजों की सेना पूरी तरह से परास्त हुई तो औरंगजेब के पास वो अंग्रेजों के अधिकारी गए और माफी मांगी औरंगजेब से और कहा कि हमको आप माफ कर दीजिए, हम दोबारा कभी आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे, बस हमको भारत में रहने की परमिशन फिर से दे दीजिए। औरंगजेब के पहले जहांगीर ने लाइसेंस दिया और औरंगजेब ने उस लाइसेंस को मना कर दिया कि मैं इसको नहीं मानता, जहांगीर से गलती हुई, वो गलती मैं नहीं दोहरा सकता और मैं अंग्रेजों की कंपनी का लाइसेंस निरस्त करूंगा और आपको मार के वापस इंग्लैंड भेज दूंगा। तो अंग्रेज घबरा गए, परेशान हो गए, औरंगजेब के सामने गए, चरणों में गिर गए, रोने लगे, पीटने लगे छाती उसके सामने। थोड़ी देर में औरंगजेब द्रवित हो गया और उसने कहा अच्छा जाओ, तुम्हें माफ किया और ईस्ट इंडिया कंपनी को फिर से लाइसेंस रिन्यू कर दिया उसने। और ये भूल फिर औरंगजेब कर गया कि 1688 में जब अंग्रेज पराजित हो गए तो फिर अंग्रेजों को भगा ही देना चाहिए था इस देश से और लाइसेंस रिन्यू नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो लाइसेंस फिर रिन्यू हो गया और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी हावी हो गई और फिर इस देश में उन्होंने अपना साम्राज्य और व्यापार स्थापित कर लिया। ये और एक बड़ी भूल हो गई। एक भूल सिराजुद्दौला के समय में, एक भूल जहांगीर के समय में, एक भूल ये औरंगजेब के समय। उसके बाद और एक भूल हुई। हमारे भारत देश में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सबसे ताकतवर तरीके से लड़ने वाले कई राजा थे जिन्होंने अपना एक समूह बनाया था। एक बहुत बहादुर मराठा साम्राज्य के एक मालिक हुआ करते थे, उनका नाम था जसवंत राय होलकर। उनकी सेना ने बहुत सारे भारतीय राजाओं को मिलाकर एक बड़ी सेना तैयार की थी और जसवंत राय होलकर का यह संकल्प था कि अंग्रेजों को मार के भगा देना इस देश में से। और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ने का फैसला किया था और यह निर्णायक लड़ाई 1805 की बात है। 1805 में जसवंत राय होलकर ने सिंधिया साम्राज्य की सेना को मिलाकर एक बड़ी सेना बनाई थी और पंजाब में एक महाराजा हुआ करते थे रणजीत सिंह, उनके सामने एक प्रस्ताव भेजा था कि हम तीनों राज्य मिलकर अगर अंग्रेजों से मुकाबला करेंगे तो अंग्रेजों का खात्मा हो जाएगा और अंग्रेजों को भारत से भागना पड़ जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने एक संधि करने की कोशिश की थी, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का यह था कि वो संधि नहीं हो पाई। जसवंत राय होलकर की सेना पंजाब में ब्यास नदी के पास तक आ गई थी अंग्रेजों से लड़ने के लिए और सिंधिया परिवार की और सिंधिया साम्राज्य की सेना को उसमें आकर मिलना था, लेकिन अंग्रेजों ने चालाकी करके सिंधिया के साथ एक अलग समझौता कर लिया। सिंधिया परिवार में एक राजा हुआ करते थे दौलत राव सिंधिया, उन्होंने अंग्रेजों के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया, संधि कर ली और उसमें अंग्रेजों ने उनसे वचन ले लिया कि आपकी सेना कभी भी हमारे खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए किसी के साथ नहीं जाएगी। तो दौलत राव सिंधिया का यह समझौता जसवंत राय होलकर को भारी पड़ गया, तो सिंधिया की सेना वहां नहीं आई और इसी तरह से अंग्रेजों ने महाराजा रणजीत सिंह के साथ एक अलग से समझौता कर लिया और महाराजा रणजीत सिंह की सेना से वचन ले लिया कि वो भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए किसी का सहयोग नहीं करेंगे। तो महाराजा रणजीत सिंह की सेना भी नहीं आई, सिंधिया की भी सेना वहां नहीं पहुंची और खाली जसवंत राय होलकर की सेना पहुंची और उसने जब देखा कि दोनों राज्यों की सेना वहां नहीं है तो वो भाई बहुत परेशान हो गया। फिर भी उसने बहादुरी से अंग्रेजों का मुकाबला किया और अंग्रेजों को मुकाबला ही नहीं किया, पराजित किया और पराजित करके वो वहां से फिर वापस लौटा, लेकिन वो बहुत निराश हो गया और उसके मन में हमेशा एक बात थी कि भारत के ही राजा भारत की रक्षा करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ अगर अपनी सेना नहीं दे सकते तो कौन विदेशी आकर भारत की रक्षा करेगा। और उसने अपने मन में यह बना लिया कि अब तो शायद भगवान भी भारत की रक्षा नहीं करेगा, जब भारत के राजा अपनी सेना को अंग्रेजों के खिलाफ लड़वाने को तैयार नहीं है
तब तो भगवान की ही मर्जी ऐसी है। और वो निराश होकर वहां से लौट गया। और उसके बाद जानते हैं क्या हुआ? जिन अंग्रेजों ने महाराजा रणजीत सिंह के साथ समझौता किया था, उन्हीं अंग्रेजों ने महाराजा रणजीत सिंह का साम्राज्य खत्म करा दिया और अंग्रेजों का कब्जा पूरे पंजाब पर हो गया। महाराजा रणजीत सिंह के हाथ में जब तक ताकत थी, अंग्रेजों ने उसका उपयोग किया। और जैसे ही महाराजा रणजीत सिंह की ताकत कम होना शुरू हुई, 1848 के आते आते अंग्रेज पूरे पंजाब पर हावी हो गए और पूरा पंजाब अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। बाद में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे को अंग्रेज पकड़ ले गए यहां से और लंदन में ले जाकर उसको कैद कर दिया। और महाराजा रणजीत सिंह की जो धर्मपत्नी थी श्रीमती जिंदा कौर, उनको पकड़कर अंग्रेज ले गए उनके राज्य से और बनारस में दर दर की ठोकरें खाते हुए उनका अंतिम शरीर बीता, माने अंतिम समय बीता। तो महारानी जिंदा कौर जो पंजाब की महारानी थी और महाराजा रणजीत सिंह का बेटा राजा दिलीप सिंह जो महाराजा होना चाहिए था पंजाब का, ये दोनों को अंग्रेजों ने बहुत बुरी दुर्दशा की थी। और महाराजा दिलीप सिंह को तो लंदन में ले जाकर अंग्रेजों ने जबरदस्ती एक अंग्रेज लड़की से उनकी शादी करा दी और उनको हिंदू से ईसाई बना दिया। और उसके बाद राजा दिलीप सिंह को आने नहीं दिया अंग्रेजों ने। और जानते हैं अंग्रेजों ने क्या कर दिया कि राजा दिलीप सिंह को लंदन में बंदी बना के महारानी जिंदा कौर को बनारस में निर्वासित करा के महाराजा रणजीत सिंह के खजाने का सबसे कीमती तोहफा, जिसको आप कोहिनूर हीरा कहते हैं, वो अंग्रेज छीन कर ले गए। और वो कोहिनूर हीरा अंग्रेजों की महारानी के मुकुट में जड़ा रहता है और आज तक अंग्रेजों के ही कब्जे में है, भारत में वापस नहीं आया। उस कोहिनूर हीरे की कीमत दुनिया के जौहरी लगाते हैं और वो बोलते हैं कि इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, इसका मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये बेमूल्य है, बेमिसाल है, अनमोल है। तो हमारा सबसे अनमोल हीरा कोहिनूर अंग्रेजों ने लूटा और वो यहीं से लूटा था, पंजाब राज्य से लूटा था और महाराजा रणजीत सिंह के खजाने से लूटा था। क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह का खजाना 1850 तक आते आते अंग्रेजों के कब्जे में आ चुका था और उनका बेटा दिलीप सिंह अंग्रेजों के कंट्रोल में था, वो कुछ कर नहीं सकता था, बस रोता बिलखता वो अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाता रहता था। आज तक वो हीरा महारानी के मुकुट में है और अंग्रेजों के देश इंग्लैंड में लंदन के एक म्यूजियम में रखा हुआ है। आप कभी चाहें तो जाकर उसको देख सकते हैं। मैं थोड़े दिन पहले गया था उस हीरे को देखने के लिए, बहुत कोशिश की मैंने कि इसका मैं फोटो उतार लूं, लेकिन अंग्रेजों ने वो फोटो नहीं उतारने दिया मुझे। मेरा कैमरा वहीं रखवा लिया, मेरा मोबाइल बाहर रखवा लिया, उसका फोटो नहीं उतारने दिया। और वहां रहने वाले जो भारतवासी हैं उनको मैंने कहा कि आप तो 20 साल से 25 साल से 30 साल से यहाँ रहते हैं, क्या आप कभी ऐसा नहीं कर सकते कि इसका एक फोटो उतार के दे दें? तो कहने लगे जब ये हीरा हमारा था तब तो ये हो सकता था, अब तो अंग्रेजों के कब्जे में है तो हम भूल ही जाएं तो अच्छा है। ये हमारी मानसिकता बन गई है। जो भारतवासी इंग्लैंड में रहते हैं उनकी ये हैसियत हो गई है कि वो कहते हैं कि इसको तो भूल ही जाए तो अच्छा है। तो अंग्रेजों ने कोहिनूर लूटा यहाँ से, अंग्रेजों ने कितने खजाने लूटे हैं यहाँ से और किस तरह से दुर्दशा हुई है हमारे देश की, ये उसकी छोटी छोटी बातें हैं। हमने कुछ भूलें की हैं इतिहास में और उसमें से एक बड़ी भूल कि हम मिलकर अंग्रेजों से नहीं लड़े। भारत में 565 राजा थे, अंग्रेज बहुत छोटे थे उनके सामने। आपको सुनकर हैरानी होगी कि एक साथ सारे अंग्रेजों को अगर खड़ा कर दिया जाए पूरे भारत में तो उनकी संख्या कुल मिलाकर 52,000 के आसपास थी। आप ही सोचो, 52,000 अंग्रेजों को अगर 22 करोड़ हिंदुस्तानी चाहते तो चींटी की तरह से मसल सकते थे एक दिन में, लेकिन वो हम नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? ये जो 22 करोड़ भारतवासी थे ये 565 रियासतों में बटे हुए थे। हर रियासत का एक राजा था, वो दूसरे राजा से नफरत करता था, दूसरा राजा तीसरे से नफरत करता था, तीसरा चौथे से नफरत करता था। राजाओं में आपस में एकता नहीं थी, उन्होंने आपस में संवाद नहीं किए, उन्होंने आपस में कोई संगठन नहीं बनाया, नहीं तो अंग्रेजों का साम्राज्य तो कभी बन ही नहीं पाता इस देश में।
तो इतिहास से जो हमें सबक सीखना है वो ये कि अगर हम बटे हुए रहेंगे तो हम कभी भी विदेशियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, चाहे कितने ही थोड़े विदेशी हमारे ऊपर हमला करें। और अगर हम संगठित रहेंगे तो कोई विदेशी की हिम्मत नहीं है जो हमारी तरफ आंख उठाकर देखे, क्योंकि वो हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। तो इतिहास की इन भूलों से जो हमें सीखना है वो ये कि हम संगठित रहें, सुगठित रहें, कभी भी हमारे आपस की दीवारें इतनी बड़ी ना हो जाएं कि हम अलग अलग हो जाएं। जैसे हमारे राजाओं ने गलती की, वो गलती हम भविष्य में ना करें, तो आने वाला समय कुछ और होगा और एक नया इतिहास इस देश में लिखा जाएगा। तो ये जो बातें मैंने आज आपके सामने कही हैं, इनके पीछे एक ही बात है जिसके लिए मैं आपके सामने ये कोशिश कर रहा हूं समझाने की कि हम भारत स्वाभिमान की तरफ से एक बड़ा अभियान चला रहे हैं। आने वाले समय में हमारी ताकत बढ़ने वाली है, अभी काफी ताकत बढ़ चुकी है, थोड़े दिन में और बड़ी ताकत होने वाली है। संख्या तो हमारी बढ़ने ही वाली है, ताकत तो बढ़ने ही वाली है, लेकिन ये बढ़ी हुई ताकत अगर संगठित नहीं रहेगी तो किसी काम की नहीं रहेगी। मैंने कहा ना, 22 करोड़ भारतवासी थे और 52,000 अंग्रेज थे। 52,000 अंग्रेज 22 करोड़ पर 250 साल राज्य कर गए। वो एक ही कारण से कि हम बटे हुए थे, विभाजित थे, हमारा संगठन नहीं था, आपस में संवाद नहीं था, एकता नहीं थी, इसलिए वो हमारे ऊपर राज कर गए। और जिस दिन हम संगठित होकर खड़े हो गए तो अंग्रेजों को यहां से भाग जाना ही पड़ा। एक अच्छी घटना भी मुझे आपको सुनानी है कि अंग्रेजों के खिलाफ जब हमारे राजा एक दूसरे के अलग अलग थे तो अंग्रेजों के खिलाफ संगठन भी बना इस देश में, और वो संगठन बनाने का काम 1857 में हुआ नाना साहब पेशवा की अगुवाई में। नाना साहब पेशवा एक बड़ी रियासत के मालिक थे और वो रियासत थी पूना की, जिसको हम मराठी में पुणे कहते हैं। पुणे की रियासत पेशवाओं की रियासत थी और नाना साहब पेशवा के पिता उसके मालिक थे। अंग्रेजों ने उनके साथ चालाकी और गद्दारी की थी और उनको उनकी रियासत से बेदखल कर दिया था और नाना साहब पेशवा को अंग्रेजों के कारण पूना छोड़कर बिठूर नाम के एक छोटे से स्थान में रहना पड़ा था। बिठूर कानपुर के पास एक छोटा सा गांव है। नाना साहब पेशवा वहां के रहने लगे थे। रात दिन उनके दिल में एक ही कसक थी कि मेरा राज्य अंग्रेजों ने छीन लिया है, ऐसे ही भारत के सभी राज्यों को अंग्रेजों ने छीन लिया है। तो नाना साहब पेशवा ने सब राज्यों को संगठित करना शुरू किया और एक राज्य से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, हर राजा के पास जाकर संगठन बनाना शुरू किया। धीरे धीरे संगठन बहुत बड़ा होने लगा और उस संगठन की तरफ से यह तय हो गया कि एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे और अंग्रेजों को मार के भगा देंगे इस देश में से, क्योंकि उनकी ताकत बड़ी नहीं है अगर हम संगठित हो जाएं तो। ये नाना साहब पेशवा को समझ में आ गया। उन्होंने संगठन खड़ा कर लिया, ताकत इकट्ठी हो गई। अब उस संगठन की तरफ से एक ऐलान किया गया, वो ये कि एक साथ पूरे भारत की 565 रियासतों में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत होगी और वो बगावत का दिन तय किया गया, वो था 31 मई 1857। और नाना साहब पेशवा ये संगठन बनाने का काम कर रहे थे 1853 से। तो 1853 से 1857 4 साल में देश में एक बड़ा संगठन उन्होंने खड़ा कर दिया और उस संगठन की तरफ से घोषणा हुई कि 31 मई 1857 को पूरे देश में एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध होगा और अंग्रेजों को मार काट के हिंदुस्तान से खत्म कर दिया जाएगा। और आपको मैंने बताया कि ये बहुत संभव था क्योंकि अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी, मात्र 52,000। तो ये संभव था और ये हो जाता, लेकिन वहां पर एक छोटी सी फिर भूल हो गई। और वो भूल क्या हुई, हमारे देश में एक बहुत क्रांतिकारी, तेजस्वी, उत्साही क्रांतिवीर नौजवान थे, उनका नाम था मंगल पांडे। वो अंग्रेजों की सेना में नौकरी करते थे, बैरकपुर नाम के स्थान पर उनकी पोस्टिंग थी। तो उनको एक दिन किसी ने यह बता दिया कि सेना में जो कारतूस इस्तेमाल किए जाते हैं उन कारतूसों को चलाने के लिए मुंह से खोलना पड़ता है और उसमें गाय की चर्बी लगी होती है। ये मंगल पांडे को किसी ने बताया।
मंगल पांडे को विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैं मेरी आंखों से देखना चाहता हूं। तो जिस व्यक्ति ने उनको ये जानकारी दी, उसने ले जाकर दिखा दिया कि चर्बी वाले कारतूस कैसे तैयार होते हैं। तो मंगल पांडे का गुस्सा आसमान फाड़ गया। वो ज्यादा कट्टर भारतीय थे, गाय के प्रेमी थे, गोरक्षा के मानने वाले थे, उनके परिवार के लोग भी गोरक्षा को मानने वाले थे। उनको जब पता चला कि गाय की चर्बी के कारतूस बनते हैं, इसका माने गाय का कत्ल किया जाता है, फिर उसकी चर्बी से कारतूस बनाए जाते हैं और वो हमको मुंह से खोलने पड़ते हैं, तो हमारा तो धर्म भ्रष्ट हो रहा है। तो उन्होंने तय कर लिया कि इन अंग्रेजों को सबक सिखाना। तो वो भी नाना साहब पेशवा के संगठन में शामिल हुए और नाना साहब पेशवा ने तारीख तय की थी कि 31 मई को एक साथ पूरे देश में विद्रोह होगा। लेकिन मंगल पांडे ने वो 31 मई का इंतजार नहीं किया। उन्होंने 29 मार्च 1857 को ही बगावत शुरू कर दी। अकेले तय हुआ था कि पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत होगी 31 मई को। उससे काफी पहले 29 मार्च को ही उन्होंने बगावत कर दी। और उन्होंने क्या किया, एक अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था मेजर ह्यूसन, उसको गोली मार दी मंगल पांडे ने बैरकपुर में, और भरी सभा में गोली मारी। सेना की परेड होने के लिए सैनिक मैदान में खड़े थे। मेजर ह्यूसन कुछ आदेश दे रहा था। मंगल पांडे ने मेजर ह्यूसन को एक सवाल पूछा कि क्या हमको जो कारतूस दिए जाते हैं उसमें गाय की चर्बी मिली होती है? तो मेजर ह्यूसन ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मंगल पांडे ने पूछा, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? हमको जो कारतूस दिए जाते हैं उसमें गाय की चर्बी मिली होती है? मेजर ह्यूसन ने ना हाँ कहा ना कहा। बस इसी पे गुस्सा आ गया मंगल पांडे को। तो मंगल पांडे के पास अपनी बंदूक थी, गोली उन्होंने मेजर ह्यूसन को मार दी। जैसे ही मेजर ह्यूसन मरा और गिरा, तो उसके नजदीक में एक अंग्रेज अधिकारी खड़ा था, उसका नाम था कर्नल वाघ। वो झपट्टा मार के मंगल पांडे को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। मंगल पांडे ने दूसरी गोली उसको मार दी और वाघ भी वहीं ढेर हो गया। उसके बाद एक तीसरा अंग्रेज अधिकारी आगे बढ़ा और मंगल पांडे ने बंदूक के आगे का वो होता ना छुरा लगा हुआ, वो उसके पेट में घुसेड़ दिया और वो भी धराशायी हो गया। 3 अंग्रेज अधिकारी वहां मर गए तड़प तड़प कर। उसके बाद मंगल पांडे चिल्लाया और उनके जो सहयोगी सैनिक थे और कहा कि मैं अकेला अगर 3 अंग्रेजों को मार सकता हूं तो तुम सब मिलकर कितने अंग्रेजों को मार सकते हो? उठो, आगे बढ़ो, क्रांति का समय आ गया, जितने अंग्रेज अधिकारी हैं इन सबको मार दो यहां पर। लेकिन मुश्किल ये हो गई कि बाकी जो सैनिक थे उन्होंने कहा कि हमने तो 31 मई का संकल्प लिया हुआ है और आप अभी हमसे कह रहे हो क्रांति करने को। सारे देश में 31 मई को क्रांति होगी और आप कहते हो आज ही करो। तो वो धर्म संकट में थे कि नाना साहब पेशवा के संगठन से चूंकि जुड़ चुके हैं तो संगठन का आदेश माने या मंगल पांडे का आदेश माने। इसी उधेड़ बुन में वो कुछ नहीं कर पाए, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए और उतनी देर में अंग्रेजों की फौज आ गई और अंग्रेजों की फौज ने मंगल पांडे को पकड़ लिया। और मंगल पांडे ने कोशिश की कि वो अपने को गोली मार के खत्म करें, लेकिन वो गोली उनके शरीर को छूती हुई निकल गई, वो जीवित रह गए। अंग्रेजों ने फिर उनके खिलाफ मुकदमा चलाया, कोर्ट मार्शल हुआ और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी पे चढ़ा दिया अंग्रेजों ने। और 8 अप्रैल 1857 को जब मंगल पांडे को फांसी हो गई तो सारे देश में ये खबर आग की तरह से फैल गई। मंगल पांडे की सेना के जो सैनिक थे, उनके सहयोगी, उन्होंने छोटे छोटे समूह बना लिए और वो समूह के रूप में गांव-गांव घूमना शुरू कर दिया। और 31 मई को जो क्रांति होने वाली है, उस क्रांति की तैयारी में वो सब लग गए। लेकिन फिर एक छोटी सी भूल हो गई कि जो सैनिक गांव-गांव घूमकर क्रांति की तैयारी में लगे हुए थे, वो सबको बता रहे थे 31 मई को करना है, 31 मई को करना है, 31 मई को करना है। लेकिन यहां मेरठ हमारे नजदीक में है, यहां मेरठ में कुछ अति उत्साही नौजवानों ने कहा 31 मई तक कौन इंतजार करेगा, अभी करना है। तो मेरठ में 10 मई को क्रांति शुरू हो गई
और मेरठ में जो भारतीय सैनिक थे अंग्रेजों की सेना में, उन्होंने बगावत करके अंग्रेजों के घर जला दिए और जो अंग्रेज थे उनको मार डाला। और फिर वो सैनिक मेरठ से दिल्ली चले गए और दिल्ली जाकर उन्होंने ये कहना शुरू किया 31 मई तक कौन इंतजार करेगा, अभी करो। तो दिल्ली के सैनिक भी उनकी हाँ में हाँ मिला के 12 मई को दिल्ली में क्रांति हो गई, फिर 13 मई को दिल्ली के पड़ोस में हो गई, और ऐसे करके वो 31 मई सबको भूल गई और उसके पहले ही सारा खेल शुरू हो गया। अब इसमें गड़बड़ क्या हुई कि उस जमाने में कम्युनिकेशन तो था नहीं, टेलीफोन का कम्युनिकेशन तो था नहीं, टेलीग्राम का कम्युनिकेशन था नहीं, रेडियो का। उस जमाने में सूचनाओं को पहुंचाने के लिए एक एक व्यक्ति गांव-गांव जाता था। तो पहले सूचना पूरे देश में गई थी 31 मई की। अब बाद में ये मेरठ में और दिल्ली में जब क्रांति हो गई तो कौन ये सूचना पहुंचाए जाकर गांव-गांव कि सब कुछ 14 मई को ही करना है या 15 मई को करना है। तो कुछ जगह हुआ और कुछ जगह वो 31 मई का इंतजार हुआ। अंग्रेजों को इस बीच में समय मिल गया और उस पूरी क्रांति को एक तरफ जो सफल होने वाली थी 3 महीने में ही अंग्रेजों ने उसको दबा दिया। और अंग्रेजों ने अपनी बहुत सारी सेना मंगा ली बाहर से, फिर से उनकी सेना आ गई और इस क्रांति को पूरा दबा दिया। और जब ये क्रांति दबी तो जिस बिठूर में नाना साहब पेशवा ने संकल्प लिया था देश को आजाद कराने का, उस बिठूर के 24,000 लोगों को अंग्रेजों ने गर्दन से काट दिया। बिठूर में 3 महीने के छोटे बच्चे से लेकर 90 साल के बुजुर्ग तक किसी को अंग्रेजों ने जिंदा नहीं छोड़ा, सबको गर्दन से काटा और धीरे धीरे सारे क्रांतिवीरों के घर परिवारों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। और दुर्भाग्य उस समय यह भी हुआ कि भारत के कुछ राजाओं ने अंग्रेजों की मदद कर दी उसमें और अपनी सेना अंग्रेजों को दे दी। ऐसे भारत के 20 राजा हुए उस समय जिन्होंने अंग्रेजों को मदद करके सेना दे दी और उसी में फिर अंग्रेज जीत गए और भारत 1857 में ही आजाद हो जाता। उसके बाद फिर हमको लगभग 90 साल इंतजार करना पड़ा और 1947 में जाकर आजाद हुआ। एक बार मौका आया हम 1757 में आजाद हो जाते, जो रॉबर्ट क्लाइव को पत्थरों से मार दिया होता। दूसरा मौका आया उसके भी पहले 1688 में जब औरंगजेब ने अंग्रेजों को पराजित किया, हम तब भी आजाद हो जाते। तीसरा मौका आया जब 1805 में जसवंत राय होलकर, महाराजा रणजीत सिंह और दौलत राव सिंधिया की सेनाएं मिल जाती और अंग्रेजों को पराजित करते तो हम 1805 में आजाद हो जाते। लेकिन ये तीनों मौके हमें गंवाने पड़े। फिर 1857 में ये शुरू हुआ, उसमें भी हमारी जल्दबाजी में, अति उत्साह में हम नहीं कर पाए और फिर अंत में जाकर 1947 में ही आजाद हो पाए। तो इस पूरी कहानी से एक ही बात पता चलती है कि संगठन का निर्देश और संगठन का आदेश अगर हम पालन ना करें तो भारत की आजादी 90 साल पीछे चली जाती है। 90 साल स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना पड़ता है और लाखों शहीदों की कुर्बानी देनी पड़ती है। इसलिए मैं आपसे विनम्रता पूर्वक यही कह रहा हूं कि हम भारत स्वाभिमान के लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमारा संगठन बढ़ रहा है। तो आप ध्यान रखना कि संगठन का आदेश और संगठन का निर्देश बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपने उसको ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में हमारे सामने भी यही हो सकता है जो नाना साहब पेशवा के सामने हुआ था या बाकी क्रांतिवीरों के सामने हुआ था। इसलिए हमारे संगठन से जो आदेश आएगा, जो निर्देश आएगा, उसी का पालन पूरी ताकत के साथ हम करेंगे। उसमें अपना उत्साह और अपना अति उत्साह नहीं जोड़ेंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आने वाले समय में हमें भी कोई बड़े आंदोलन करने पड़ेंगे तो एक तारीख तय होगी, एक दिन तय होगा और उसी तारीख और उसी दिन को सारे देश में एक साथ हमें वो काम करना है। ये बात हमें हमेशा के लिए ध्यान रखनी है और ये बात अगर आपके ध्यान में आती है तो मैं मानता हूं कि मेरे आज के इस व्याख्यान की सार्थकता होगी, क्योंकि इतिहास की ये बातें सिर्फ इसलिए बताई जाती हैं कि हम इनसे सबक सीखें और भविष्य में वो गलतियां ना करें जो हमारे पुरखों से हो गई। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि हर भारत स्वाभिमानी भाई बहन को इतनी शक्ति और इतनी बुद्धि दे और इतनी तेजस्विता दे और इन सबसे ज्यादा विवेक इतना दे
कि वो संगठन के निर्देश और आदेश की अवहेलना ना करें, उसी आदेश और निर्देश पर अपने जीवन की पूरी ताकत लगाकर काम करने की तैयारी करें। इस भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।